चलिए बात करते हैं हम लोग जीएसटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस, इनवॉइस। पिछली क्लास में भी हमने इस पे काफ़ी सारी चर्चाएं की थी और थोड़े से प्रोविजंस यहाँ पर हम और ई इनवॉइस के यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। देखिए, इंडिया में 1 अक्टूबर 2020 से ई इनवॉइस की शुरुआत हुई। याद रखिएगा, कब से? 1 अक्टूबर 2020 से भारत में 500 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियों को, 500 करोड़ से ज्यादा एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर जिन कंपनियों का था, उनको इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस बनाना मैंडेटरी था। मैंडेटरी हो गया 1 अक्टूबर 2020 से। व्हाट इज ई इनवॉइस? इसका एग्जांपल हम बात करें तो माना कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर है टैली, और आप टैली से बिल बनाते हो और अपने कस्टमर को वो बिल देते हो। ई इनवॉइस कॉन्सेप्ट में क्या हुआ, टैली का बिल काम नहीं आएगा। टैली से आपको आईआरपी पर, ई इनवॉइस रेफरेंस पोर्टल पर, रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर उस इनवॉइस को अपलोड करना है। जो जीएसटी डिपार्टमेंट ने ऐसे कुछ पोर्टल बनाए, एनआईसी ने बनाए ऐसे पोर्टल, उन पर आपको अपना इनवॉइस अपलोड करना, और वहां से जो इनवॉइस जनरेट होगा, जो इनवॉइस एक यूनिक स्पेसिफिकेशन नंबर उसके ऊपर प्रिंट होगा, जिसे हम आईआरएन नंबर कहते हैं, इनवॉइस रेफरेंस नंबर कहते हैं, एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा उसका, उसके साथ, और क्यूआर कोड उसके ऊपर लगा हुआ होगा। वो जो बिल है वो आपको अपनी उस पार्टी को देना है जिस पार्टी को आप सेल कर रहे हैं। और जनरली जो ई इनवॉइस बनता है वो B2B ट्रांजेक्शन में बनता है या B2G ट्रांजेक्शन में बनता है, या कोई बिजनेस, कोई रजिस्टर्ड बिजनेस दूसरे बिजनेस को कोई सेल कर रहा है तो बनेगा, या फिर गवर्नमेंट को सेल कर रहा है तो बनेगा। तो B2B और B2G में ई इनवॉइस बनाना, याद रखिएगा। तो शुरुआती दौर में जब ये कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग किया गवर्नमेंट ने, तो ये अक्टूबर 2020 में 500 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनीज के ऊपर अप्लाई किया। फिर 2-3 महीने बाद जनवरी 2021 से इस लिमिट को कम करके 100 करोड़ कर दिया। फिर अप्रैल 2021 से इस लिमिट को 50 करोड़ कर दिया। आप देखिए कैसे कैसे लिमिट को कम किया गया है। और फिर 1 अप्रैल 2022 से इस लिमिट को 20 करोड़ कर दिया, और उसके बाद 1 अक्टूबर 2022 से इस लिमिट को 10 करोड़ कर दिया, और 1 अगस्त 2023 से अभी तक आपकी ई इनवॉइस बनाने की जो लिमिट है वो अब 5 करोड़ की है। कितनी? अब हमारी पुरानी हिस्ट्री से हमें अभी कोई वास्ता नहीं है, लेना देना नहीं। हमें आज की बात करें तो आज आपको याद रखिएगा, 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर आपका है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस बनाना अनिवार्य है। अच्छा, इसमें एक चीज और बताता हूं मैं आपको। ये जो 5 करोड़ की लिमिट है ये 2017 से अब तक है, तो 17-18 फाइनेंशियल ईयर से लगाकर आज दिन तक है। अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 24-25 चल रहा है। तो आप इन फाइनेंशियल ईयर में से, अब कितने ईयर हो गए? 17-18, 18-19, है ना? 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 और 23-24, बीच में इतने फाइनेंशियल ईयर चले गए और अभी 24-25 चल रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्षों में अगर किसी भी ईयर में आपका टर्नओवर 5 करोड़ या उससे ज्यादा रहा हो तो आपको इस साल, मतलब आपको ई इनवॉइस बनाना अनिवार्य है। अच्छा, इसको समझना है तो आप ऐसे समझो। सोचिए, 1 अगस्त 2023 को जब गवर्नमेंट ने इसको 5 करोड़ की लिमिट रखा, और उससे पहले आपका बिजनेस चल रहा था, जैसे मान लो ये 1 अगस्त 2023 से 5 करोड़ हुई, तो माना कि आप उससे पहले इस 2020-21 से आपका बिजनेस चल रहा है, और मान लो 20-21 में आपका 4 करोड़ का टर्नओवर था, 21-22 में आपका 6 करोड़ का टर्नओवर हो गया, 22-23 में आपका 8 करोड़ का टर्नओवर था, लेकिन 10 करोड़ से तो नीचे थे आप। 22-23 में 10 करोड़ से नीचे थे, लेकिन 23-24 में आपका मान लो अभी टर्नओवर सिर्फ 3 करोड़ का है, लेकिन 23-24 में जैसे ही अगस्त 2023 में नियम बदला और ये नियम किया कि 5 करोड़ से नीचे टर्नओवर वाली कंपनीज को क्या करना है, 1 अगस्त 2023 को ये नियम आया कि भाई ये नियम लागू हो गया कि आपको 5 करोड़ से नीचे टर्नओवर पर आपको ई इनवॉइस बनाना है, और आपका टर्नओवर उस वक्त 5 करोड़ से नीचे ही है।
माना कि, लेकिन पिछले इन 4 सालों में किसी भी ईयर में 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर रहा तो आपको उसी दिन से ई इनवॉइस बनाना अनिवार्य हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने ई इनवॉइस पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर्ड करना और इनवॉइस बनाना शुरू करना। तो याद रखिएगा, सोचिए, आपको इसको एक एग्जांपल से और समझाता हूं मैं आपको। आप सोचिए अभी 24-25 में 22-23 से आपका कोई बिजनेस चल रहा है, 23-24 और 24-25 3 साल हो गया आपके बिजनेस को, तीसरा साल चल रहा है। 22-23 में मान लो आपका टर्नओवर 4 करोड़ था, 23-24 में आपका टर्नओवर 3 करोड़ था, और अभी इस फाइनेंशियल ईयर में अभी आपका 2 करोड़ चल रहा है टर्नओवर, 2 करोड़ ही हुआ है। मतलब आप किसी भी ईयर में 5 करोड़ को क्रॉस अभी तक नहीं किया, यानी आपको अभी तक ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन आप सोचिए अभी गवर्नमेंट, आज है 7 अगस्त, गवर्नमेंट ये लागू कर देती है कि 1 सितंबर 2024 से ई इनवॉइस की लिमिट 2 करोड़ की जा रही है। तो मतलब आप उस 2 करोड़ की लिमिट को तो हर साल क्रॉस कर चुके हो पहले, तो आपको ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी हो जाएगा उसी तारीख से जिस तारीख से वो 2 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल। पहले नहीं बनाया आपने, क्योंकि पहले वो नियम था ही नहीं 2 करोड़ वाला, पहले 5 करोड़ का था। लेकिन जिस दिन ये नियम 2 करोड़ पे आएगा आपको ई इनवॉइस मैंडेटरी हो जाएगा, क्योंकि आपका हर ईयर में 2 करोड़ से ज्यादा है, और हर ईयर में नहीं हो, किसी एक ईयर में भी 2 करोड़ से ज्यादा हो तब भी आपको ई इनवॉइस बनाना है, जब से आपका बिजनेस क्या है, रनिंग है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस बनाने की जो एप्लीकेबिलिटी है वो 2017-18 से आपके एनुअल टर्नओवर देखे जाएंगे, और किसी भी एनुअल टर्नओवर में अभी वर्तमान में जो लिमिट है 5 करोड़ रही अगर आपकी, तो आपके लिए अनिवार्य है ई इनवॉइस बनाना। अच्छा, नहीं बनाते हो तो आप नॉन कंप्लायंट कहलाओगे, नहीं बनाते हो तो आप क्या कहलाओगे, नॉन कंप्लायंट कहलाओगे। पता पड़ने पे जीएसटी डिपार्टमेंट हैवी पेनल्टी आपके ऊपर इंपोज करेगा। और आप बोलोगे सर पता कैसे पड़ेगा, आराम से पता पड़ेगा, क्योंकि ई इनवॉइस B2B में बनाने हैं। अगर आप नहीं बनाओगे तो सामने वाले रेसिपिएंट को उसकी इनपुट रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगी, तो वो तो फिर इनपुट लेना चाहेगा तो वो खुद बताएगा कि भैया हमें इनपुट आई नहीं रही। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस बनाना आपके लिए अनिवार्य है। अगर आपका टर्नओवर, आज की तारीख की बात करूं तो 5 करोड़ से अधिक और सिंगल पेन के अगेंस्ट में आपका वो टर्नओवर हो। याद रखिएगा, टर्नओवर भी याद रखिएगा जीएसटी वाइज नहीं है, जीएसटी नंबर वाइज नहीं है, पेन वाइज है। तो अगर एक ही पेन नंबर पर आप 4 जीएसटी नंबर लेके बैठे हुए हो अलग अलग राज्यों में, तो चारों जीएसटी नंबर का टर्नओवर आपस में क्या होगा, जोड़कर देखा जाएगा कि आप कहीं 5 करोड़ को क्रॉस तो नहीं कर रहे हो चारों मिला के। अगर कर रहे हो तो आपको इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस बनाना पड़ेगा हर आईडी से, जितने भी रजिस्ट्रेशन आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। भले ही उसका इंडिविजुअल जीएसटी नंबर का टर्नओवर उतना नहीं है, फिर भी आपको रजिस्टर्ड होकर इनवॉइस बनाना पड़ेगा, क्योंकि पैन कार्ड का टर्नओवर आपका, पैन का टर्नओवर आपका बढ़ गया कितना, 5 करोड़ से ज्यादा, याद रखिएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट किस तरीके का इनवॉइस होता है। तो देखिए नॉर्मल बिल ही होता है, अगर आप टैली या कोई और सॉफ्टवेयर से नॉर्मल जो बिल बनाते हैं वही बिल होता है। बस उस बिल को जब आप ई इनवॉइस पोर्टल पर रजिस्टर, ई इनवॉइस पोर्टल याद है आपको, www.einvoice1 और 2 है, 1 gst.gov.in, 2 पोर्टल है। वहां पर जाके किसी पे भी जाके आप, जब आप ये इनवॉइस जनरेट करोगे तो आपको एक तो बिल में ऊपर क्यूआर कोड आ जाएगा, एक बिल में IRN नंबर आ जाएगा प्रिंट होकर, एक बिल में एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा, एक बिल में एक्नॉलेजमेंट डेट आ जाएगी, और नीचे ई साइन किए हुए आ जाएंगे। और ये बिल आपको पार्टी को देना है, सामने वाली पार्टी को। और एक और खासियत है ई इनवॉइस बनाने की कि अगर आप ई इनवॉइस बनाते हो तो ई वे बिल भी ऑटोमेटिक बन जाता है अगर जरूरत है तो, और ऑटोमेटिक ही वो सेल का जो डेटा है वो आपका GSTR1 में B2B में चला जाता है। मतलब आपको अलग अलग जगह पे जाके रिकॉर्ड्स अलग अलग जगह एंटर करने की जरूरत नहीं है, सिंगल जगह एंटर होगा रिकॉर्ड, और सभी जगह पे मल्टीपल जगह पे ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। तो अगर जिस व्यापारी का टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है और अगर उसको इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस बनाना है, और अगर उसने इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस बनाया तो उसके GSTR1 में वो एंट्री ऑटोमेटिक चली जाएगी B2B टेबल में। और अगर रिक्वायरमेंट है ई वे बिल की तो ई वे बिल भी ऑटोमेटिक बन जाएगा, आपको सेपरेटली ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं, ना सेपरेटली GSTR1 में जाके आपको डेटा चढ़ाने की जरूरत है। इनवॉइस बना रहे हो मतलब दोनों जगह वो डेटा रिफ्लेक्ट करेगा, तीनों जगह, समझ रहे हैं।
अब ये बनाते कैसे, प्रैक्टिकल पार्ट पर अपन बातें करेंगे, लेकिन हम पहले थोड़ा सा प्रोविजनल पार्ट यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सो अब बात ये आती है कि जीएसटी में अगर आप एक रजिस्टर्ड व्यापारी हो और अगर आपका टर्नओवर, एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर शॉर्ट में कहते हैं आटो, अगर आपका सिंगल पेन के अगेंस्ट में आटो एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर अगर 5 करोड़ के बराबर या ज्यादा है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 2017-18 से टिल नाउ, you have to generate electronic invoice against every B2B supply and B2G supply and export, याद रखिएगा, and debit credit note against B2B and B2G। तो ये याद रखिएगा आपको इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस इन सप्लाई के अगेंस्ट में बनाने हैं। और जब आप ई इनवॉइस बनाओगे तो देखिए बड़ा सिंपल सा सिस्टम है। देखिए मैंने एक इंफोग्राफिक पैटर्न में यह बता रखा है कि B2B सप्लाई किसे कहते हैं, जब कोई एक व्यापारी किसी दूसरे व्यापारी को कोई सप्लाई करता है, दूसरा किसी तीसरे को करता है, तीसरा किसी चौथे व्यापारी को करता है, चौथा पांचवे को करता है, पांचवा छठे को करता है। ये चेन लंबी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। तो ये सारी सप्लाई आपस में B2B कहलाती है, बिजनेस टू बिजनेस। लेकिन जब कोई रिटेलर या जब कोई व्यक्ति किसी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को सप्लाई करता है तो ऐसी सप्लाई को हम B2C सप्लाई करते हैं। तो B2C सप्लाई में आपको इनवॉइस बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ B2B में बनाने की आवश्यकता है। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस पोर्टल जो मैं अभी बता रहा था invoice1.gst.gov.in, वो इस तरीके से नजर आएगा। और इसे किसने डेवलप किया है? NIC ने डेवलप किया, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, NIC द्वारा डेवलप किए गए इनवॉइस पोर्टल और ई वे बिल पोर्टल, याद रखिएगा, ठीक है। और आप इस पोर्टल पर अपने आप को फर्स्ट टाइम आएंगे तो रजिस्टर्ड करना पड़ेगा आपको, और उसके बाद आप लॉग इन कर सकते हैं इस पोर्टल के ऑप्शंस को यूज करने के लिए। हालांकि एक चीज और बताऊं, मैंने आपको शायद पिछली क्लास में भी बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस आप पोर्टल पे जाके लॉगिन करके जनरेट नहीं कर सकते। पोर्टल लॉगिन करके आप ई इनवॉइस बना नहीं सकते। इनवॉइस बनाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका जो सॉफ्टवेयर है जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर का, उसको आप एपीआई करवाओ और डायरेक्ट सॉफ्टवेयर से ई इनवॉइस बनाओ, पहला ऑप्शन, जो कि ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं। 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले के बंदे के पास सॉफ्टवेयर तो हो गई होगा, तो एपीआई करा के कराएगा, जो मैंने लास्ट क्लास में ई वे बिल की क्लास में बताया। दूसरा जो ऑप्शन है वो है जीईपीपी टूल। दूसरा ऑप्शन है जीईपीपी टूल। जीईपीपी टूल क्या होता है? गवर्नमेंट ने जिन लोगों के पास सॉफ्टवेयर नहीं है उनको सॉफ्टवेयर मुहैया करवाया। बताऊं कैसे डाउनलोड करते हैं जीईपीपी टूल? चलिए देखते हैं। अगर मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, सोचिए, और मुझे ई इनवॉइस बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? मान लो मैं मैन्युअल बिलिंग करता हूं और मुझे ई इनवॉइस बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले तो ई इनवॉइस पोर्टल पे जाऊंगा, invoice1.gst.gov.in, इस पे जाके मैं हेल्प में जाऊंगा और टूल्स में जाऊंगा और बल्क जनरेशन टूल दे रखा है। हेल्प में टूल्स में जाऊंगा, बल्क जनरेशन टूल्स पे क्लिक करूंगा तो इसके ऑफलाइन एक्सेल यूटिलिटी टूल्स आपको मिल जाएगा, जिसी को कहते हैं जीईपीपी टूल। जीईपीपी टूल का मतलब होता है जीएसटी ई इनवॉइस प्रिपरेशन, प्रिंटिंग एंड प्रिपरेशन टूल, ठीक है। तो आप उसमें आप ये देखिए जीएसटी इनवॉइस प्रिपेयरिंग एंड प्रिंटिंग टूल, ये रहा जीईपीपी टूल, ठीक है। तो आपको इसको डाउनलोड करना है यहाँ से, जैसे ये यहाँ इसका ये यूजर फ्रेंडली टूल है, इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये आपको ये कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर सबमिट करनी पड़ेगी। जब आप ये इंफॉर्मेशन भरेंगे, आप इंफॉर्मेशन में जैसे आप बताओगे मैं एक टैक्स पेयर हूँ, आपका जीएसटी नंबर डालोगे, ऑटोमेटिक आपका ट्रेड नेम आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपने ये डाल दिया, ऑटोमेटिक ट्रेड नेम आ जाएगा। आपको अपना नाम डालना है, आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, आपको मोबाइल नंबर डालना है अपने, और एक ओटीपी मोबाइल पे आएगा, ओटीपी डालोगे, सबमिट करोगे, ऑटोमेटिक एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। फाइल कैसी होगी वो भी बताता हूँ मैं आपको। जब आप इनवॉइस बनाने जाओगे जीईपीपी टूल से, तो ये देखिए ये वो फाइल है, NIC GPP वर्जन 2.0, ऐसी एक्सेल की एक यूटिलिटी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। जब आप इस फाइल पर डबल क्लिक करेंगे और इसको ओपन करेंगे तो ये ऑलमोस्ट आपको एक सॉफ्टवेयर की तरह फील होगा कि मैंने जैसे कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दिया, और जहां पर आप ई इनवॉइस बना भी सकते हैं, उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, और अपने नॉर्मल जो इनवॉइसेज है उसका डेटा आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो ये जीईपीपी टूल है। मतलब इसको डाउनलोड करने के लिए आपको ओटीपी मंगवाना पड़ेगा अपने मोबाइल नंबर पे, अपना जीएसटी नंबर डाल के। और ये आपका पूरा का पूरा एक्सेल में बनी हुई ये फाइल है,
देखिए मैंने वो डेटा डालकर ये डाउनलोड कर रखा है। अब इसके ऊपर मैं एक सेपरेट क्लास लूंगा, आपको पूरा कंप्लीट समझाऊंगा कि जीपीपी टूल को यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, अभी क्योंकि लंबी हो जाएगी क्लास, तो इसको मैं एक बार मिनिमाइज कर दूं। वापस से चलता हूं मैं बैक टू द टॉपिक कि आप जीपीपी टूल का इस्तेमाल करके भी क्या कर सकते हैं, ई वे बिल बना सकते हैं। मतलब दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, आपके पास कोई एक कोई सॉफ्टवेयर हो, लाइसेंस सॉफ्टवेयर हो, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर कंपनी का टैली जैसा सॉफ्टवेयर हो, तो आप एपीआई करवा के ई इनवॉइस बना सकते हैं। और दूसरा जो ऑप्शन है वो आप जीपीपी टूल का इस्तेमाल करें, एक्सेल यूटिलिटी का इस्तेमाल करें अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑलराइट, अब मतलब इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस सिस्टम क्या होता है, हर बिल अपलोड होता है, जो कि बी टू बी इनवॉइस है वो अपलोड होता है जीएस इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे, आईआरपी पे। और ये जो ई इनवॉइस सिस्टम जो है वो एक आईआरपी, याद रखिएगा आईआरपी वर्ड बार बार आ रहा है, तो आईआरपी क्या होता है, ये जो पोर्टल है ई इनवॉइस का, इसी को आईआरपी कहते हैं। जो अभी मैंने ओपन किया था आपके सामने पोर्टल, वो आईआरपी पोर्टल है, याद रखिएगा ये आईआरपी पोर्टल है। ई इनवॉइस पोर्टल जो आपको दिख रहा है ये क्या है, आईआरपी पोर्टल है, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, जहां पर आप बिल का रजिस्ट्रेशन करते हो और उससे ई इनवॉइस बनाते हो, याद रखिएगा। तो ये एक आईआरपी पोर्टल है। तो ऐसे दो पोर्टल बनाए हैं गवर्नमेंट ने इनवॉइस बनाने के लिए, इनवॉइस 1 और इनवॉइस 2। ओके, और दूसरी चीज, यहां पर आप अपने इनवॉइस को अपलोड करके उससे ई इनवॉइस बनाते हो। उस इनवॉइस को नॉर्मल इनवॉइस से किस में कन्वर्ट करते हो, ई इनवॉइस में कन्वर्ट करते हो। फिर आपका जो नॉर्मल बिल है वो नॉर्मल नहीं दिखता, वो ऐसा दिखता। अच्छा एक चीज और बताऊं सर, मैंने कहा क्या, बोले सर ऐसा बिल तो कोई भी बना सकता है, ऊपर क्यूआर कोड प्रिंट करवाना है और ये ऐसा कुछ एक आईआरएन और एक्नॉलेजमेंट नंबर और एक्नॉलेजमेंट डेट डालना है, ये तो भी कोई भी कर सकता है। मैंने कहा कर सकता है, फर्जी वाड़ा भी बहुत होता है इंडिया में, फर्जी लोग भी बहुत है। आपको फर्जी इनवॉइस पकड़ा दिया तो आप कैसे चेक करो कि वो फर्जी है कि ओरिजिनल है। तो एज अ रेसिपिएंट हमारे पास गवर्नमेंट ने हमें एक ई इनवॉइस वेरीफायर एप्लीकेशन लॉन्च की है गवर्नमेंट ने। आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन है, प्ले स्टोर में जाओ, गूगल प्ले स्टोर में, और वहां पर आप इसकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वेरीफायर डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ से आपको मैं बता दूं, जब आप ई इनवॉइस पोर्टल पे हो, हेल्प में टूल में देखो ये रहा वेरीफाई क्यूआर कोड ऐप। यहाँ से आप क्यूआर कोड ऐप मतलब अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें, और वो क्यूआर कोड को, जैसे जो इनवॉइस होता है उसके क्यूआर कोड को जैसे ही आप स्कैन करेंगे, उस पूरे इनवॉइस की सारी डिटेल आपको नजर आ जाएगी, अगर वो ओरिजिनल है तो। और अगर वो ओरिजिनल नहीं है और किसी ने फ्रॉड या फेक तरीके से इनवॉइस जनरेट कर बनाया हुआ है ना, एक कोरल ड्रॉ फोटोशॉप चलाने वाले लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो अगर उन्होंने कुछ ऐसा फेक डिजाइन कर रखा है तो वो वैसे ही वेरीफाई नहीं होगा। तो इसकी आपको एंड्रॉयड में एप्लीकेशन मिल जाएगी। ठीक है, देखिए इसका मैं आपको अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल में ई इनवॉइस वेरीफायर ऐप ढूंढोगे तो वो कैसी आएगी, ई इनवॉइस वेरिफिकेशन ऐप। ठीक है, तो मोबाइल में ट्राई करो आप सब जने, अभी ऑनलाइन लाइव क्लास में लिखो ई इनवॉइस वेरीफायर ऐप। मैं भी ट्राई करता हूँ। iOS में अवेलेबल नहीं है, ध्यान देना, अभी तक आई नहीं है, बहुत जल्दी आ जाएगी। एंड्रॉयड में ही अवेलेबल है। है 9 MB का ऐप है, देखिए एंड्रॉयड में भी है। अब देखिए यहाँ से आप ये भी कर सकते हो, ये ऐप का अगर आपके पास ऐप ढूंढना नहीं आ रहा आपको, तो यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर डाल के सबमिट करें, एंड्रॉयड डाल के ओटीपी वेरीफाई करिए, तो उसका लिंक आपको ऑटोमेटिक मोबाइल पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये वेरीफायर ऐप है जिसे आप डाउनलोड करके इनवॉइस को वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं आप। iOS में भी अवेलेबल है, ठीक है, iOS में भी ये अवेलेबल है, राइट। अब बात करते हैं
कि भाई ई इनवॉइस किनको जनरेट करना होता है और इसकी एप्लीकेबिलिटी कब से हुई। तो अभी वर्तमान में तो ई इनवॉइस 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वालों को जनरेट करना पड़ता है और इसकी एप्लीकेबिलिटी 1 अगस्त 2023 से हुई। 5 करोड़ की लिमिट 1 अगस्त 2023 से हुई। बाकी जो ई इनवॉइस की शुरुआत हुई थी वो तो 1 अक्टूबर 2020 से हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब ई इनवॉइस बनाने 1 अक्टूबर 2020 से कंपलसरी हो गए थे, लेकिन ई इनवॉइस जो 5 करोड़ वाली लिमिट है वो आपको अभी रिसेंटली 1 साल पहले अगस्त 2023 में रखी गई। और ये आने वाले समय में आप ये भी देख लीजिएगा, रजिस्टर्ड यूजर को इनवॉइस बनाना ही पड़ेगा और अभी सिर्फ B2B में बनाना पड़ रहा है, हो सकता है भविष्य में आपको B2C में भी बनाना पड़े, है ना। तो B2C में बनाना पड़े तो आपको हर जगह पर नॉर्मल बिल देखने को नहीं मिलेगा। हर बंदा आपको जो बिल देगा वो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस देगा। अगर वो रजिस्टर्ड यूजर है, रेगुलर टैक्स पेयर है, तो उसको इनवॉइस देना पड़ेगा। तो ये ज्यादा समय दूर नहीं है, क्योंकि 4 साल में अगर गवर्नमेंट ने 500 से 5 पे लेके आ गई तो कतई ये ज्यादा दूर नहीं है कि आप रजिस्टर्ड यूजर के लिए अनिवार्य कर दिया जाए। ओके, कौन कौन से डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में ई इनवॉइस बनता है? देखिए, ई इनवॉइस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको बिल के अगेंस्ट में बनाना है, टैक्स इनवॉइस के अगेंस्ट में बनाना ही है। B2B के अगेंस्ट में, B2G में भी टैक्स इनवॉइस के अगेंस्ट में बनाना है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के अगेंस्ट में भी बनाना है, अगर वो B2B और B2G के अगेंस्ट में डेबिट क्रेडिट नोट। तो टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के अगेंस्ट में इनवॉइस बनाए जाते हैं B2B सप्लाई में और B2G सप्लाई में। याद रखिएगा, व्हाट इज B2G? अगर कोई बिजनेस अपनी किसी भी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई किसको कर रहा हो, गवर्नमेंट संस्था को कर रहा हो या किसी लोकल अथॉरिटी को कर रहा हो, तो वो B2G सप्लाई कहलाती है। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, गुड्स और सर्विसेज दोनों के केस में ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आप ये बोलो कि सर मैं तो गुड्स का व्यापारी नहीं हूं, मैं तो सर्विस प्रोवाइडर हूं, मुझे ई इनवॉइस नहीं बनाना। टर्नओवर अगर आपका 5 करोड़ से ज्यादा है, चाहे आप गुड्स के व्यापारी हो चाहे आप सर्विस के व्यापारी हो, और अगर आपने B2B इनवॉइसिंग कर रहे हो तो आपको इनवॉइस बनाना। तो सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है ये प्रोविजन, याद रखिएगा। क्योंकि अभी अभी रिसेंटली आपने ई वे बिल का पूरा टॉपिक पढ़ा है, तो आपने ई वे बिल में ये सुना कि ई वे बिल में ये समझा कि ई वे बिल सिर्फ गुड्स के केस में बनता है, सर्विस प्रोवाइडर का उससे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन ई इनवॉइस के केस में सर्विस प्रोवाइडर का भी वास्ता है। सर्विसेज जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, सर्विस प्रोवाइडर या कोई प्रोफेशनल जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, और अगर वो B2B में सप्लाई कर रहे हैं अपनी सर्विस, वो किसी रजिस्टर्ड पार्टी को अपनी सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, उनको भी इनवॉइस बनाना है, उनको भी इनवॉइस पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर्ड करना है, उनको भी एक यूजर और आईडी क्रिएट करना है, उनको भी अपने GST सुविधा प्रोवाइडर की ऐप को API करवाना है, और उनको भी नॉर्मल बिल नहीं देना है, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस देना है, क्योंकि सामने वाला तभी जाके उसकी इनपुट ले पाए। याद रखिएगा। कौन कौन से ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में इनवॉइस बनाना है? तो देखिए, अगर आप कोई टैक्सेबल सप्लाई करते हो तभी आपको इनवॉइस बनाना होता है। एक्सेम्प्टेड सप्लाई के केस में इनवॉइस नहीं बनता है, याद रखिएगा। नील रेटेड सप्लाई में इनवॉइस नहीं बनता है, नॉन GST सप्लाई में इनवॉइस नहीं बनता है। तो टैक्सेबल B2B सेल कर रहे हो, चाहे वो गुड्स की हो या सर्विस की हो, टैक्सेबल B2G सेल कर रहे हो, चाहे वो गुड्स की हो या सर्विस की हो, आपको इनवॉइस बनाना है। एक्सपोर्ट के केस में आपको इनवॉइस बनाना ही बनाना है। डिम्ड एक्सपोर्ट के केस में भी आपको इनवॉइस बनाना है। व्हाट इज डिम्ड एक्सपोर्ट? अगर आप कोई डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो स्वयं, और आप किसी एक्सपोर्टर को सेल कर रहे हो, और वो बंदा क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसे डिम्ड एक्सपोर्ट कहते हैं। अगर उसके पास एक्सपोर्ट का लाइसेंस है, बॉन्ड है, LUT उसके पास है, तो वो आपने उसको जो सेल किया वो डिम्ड एक्सपोर्ट कहलाएगा, आपको इनवॉइस बनाना है। अगर आपको SEZ यूनिट को सप्लाई कर रहे हो तब भी आपको इनवॉइस बनाना। अगर आप कोई SEZ डेवलपर को सप्लाई कर रहे हो तब भी आपको इनवॉइस बनाना। व्हाट इज SEZ? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगर भारत में किसी ऐसे इलाके में आप सेल कर रहे हो जो SEZ डिक्लेयर्ड है, तो आपको इनवॉइस बनाना है। स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हो अगर आप किसी डिस्टिंक्ट पर्सन को, अब डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, जैसे ये है राम का अपना एक पैन नंबर है, और राम ने अपना एक बिजनेस दिल्ली में भी डाला है और उसी की दूसरी ब्रांच राम ने मुंबई में भी डाली। अब दिल्ली और मुंबई दोनों अलग अलग स्टेट में, तो एज पर द GST लॉ दिल्ली में आपको अलग GST नंबर लेना होगा अपने बिजनेस के लिए, और मुंबई में भी आपको अलग बिजनेस लेना होगा। तो ऐसे केस में ये दोनों जो अलग अलग GST नंबर लिए गए, इनको हम डिम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन यानी DDP कहते हैं। क्या कहते हैं? DDP कहते हैं। तो ऐसे केस में अगर आप दिल्ली से कुछ मुंबई भेज रहे हो अपनी ब्रांच को, या मुंबई से कुछ दिल्ली भेज रहे हो अपनी ब्रांच को, तब भी आपको इनवॉइस बनाना है। इसे कहते हैं स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हो, इंटर स्टेट ब्रांच ट्रांसफर, आपको इनवॉइस बनाना है।
जीएसटी में याद रखिएगा, क्योंकि इंटर स्टेट ब्रांच ट्रांसफर का मतलब है एक जीएसटी नंबर से दूसरे जीएसटी नंबर को सप्लाई कर रहे हो, भले ही दोनों ही आप ही के, लेकिन जीएसटी डिपार्टमेंट की नजर में तो दो सेपरेट पर्सन, याद रखिएगा, यानी वो एक नॉर्मल सेल। अगर आप कोई रिवर्स चार्ज में सप्लाई कर रहे हो, जैसे कि मैं बताता हूं कि अगर आप कोई आरसीएम में सेक्शन 9(3) नोटिफाइड गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हो। अब नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले जीएसटी में। ऑलराइट, इस क्लास में जितने बच्चे बैठे हुए हैं वो नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज जिन पे रिवर्स चार्ज लगता है वो पढ़ चुके हैं। चलिए बताता हूं, कुछ गुड्स आपको सुने सुनाए लगेंगे। काजू, टोबैको, है ना, सिल्क, रो कपास, तेंदुपत्ता, है ना, सीज्ड व्हीकल और गवर्नमेंट लॉटरीज, ये सारे नोटिफाइड गुड्स हैं, रिवर्स चार्ज में आते हैं। खरीदने वाले को टैक्स देना पड़ता है अगर सप्लायर एक एग्रीकल्चरलिस्ट है या एक फार्मर है या गवर्नमेंट संस्था है। नोटिफाइड सर्विसेज कुछ याद है? लीगल सर्विसेज, है ना, जीटीए सर्विसेज, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, डायरेक्टर सर्विसेज, इंश्योरेंस एजेंट सर्विसेज, रिकवरी एजेंट सर्विसेज, म्यूजिक कंपोजर सर्विसेज, आर्टिस्ट सर्विसेज, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? They all are notified under the reverse charge mechanism under section 9(3) 9 subsection 3 of CGST Act 2017। रिवर्स चार्ज का मतलब यह होता है कि जो सप्लायर होता है वो टैक्स नहीं देगा, बल्कि इस केस में रेसिपिएंट गवर्नमेंट को जाके जीएसटी देगा। और अगर किसी सप्लायर ने रिवर्स चार्ज में सप्लाई की है 9(3) के अंतर्गत, तो इनवॉइस बनाना है उसको। क्या बनाना है? इनवॉइस बनाना। अगर वो सप्लायर रजिस्टर्ड है तो वो ऑब्वियस बात है बिल बनाएगा, तो उसे इनवॉइस बनाना। अच्छा, कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस नहीं बनाना, यानी दे डू नॉट कंप्लाई विथ इनवॉइसिंग, उनके ऊपर इनवॉइस के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते, लागू नहीं होते। कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस? इंश्योरेंस कंपनी, बैंक्स, फाइनेंस कंपनियां, एनबीएफसीज, ट्रांसपोर्टर, जीटीए जिन्हें हम कहते हैं, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्सेस, एसीजेड में काम करने वाली यूनिट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, और वो सारी कंपनियां जो विदेश में बैठे बैठे हम इंडियंस को अपनी सर्विसेज दे रही, नेटफ्लिक्स जैसी, अमेजन प्राइम जैसी कंपनियां, OIDR कहते हैं, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एंड एक्सेस एंड रिट्राइवल सर्विस प्रोवाइडर। ये सारे लोगों को इनवॉइस नहीं बनाना होता है ऊपर बताई गई सप्लाईज के अगेंस्ट में। न तो B2B में बनाना है, न B2G में बनाना है, इन पे नहीं लागू होते इनवॉइस के प्रोविजंस। ऑलराइट, ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जिनके अगेंस्ट में आपको इनवॉइस नहीं बनाने होते हैं? तो डिलीवरी चालान के अगेंस्ट में नहीं बनाना है। अच्छा, चालान का इस्तेमाल हम कब करते हैं? कब बनता है चालान? जब अदर दिन जब कोई मूवमेंट कर रहे हो गुड्स का, आप अदर दिन सप्लाई, है ना, जैसे आपने मान लो किसी जॉब वर्कर के यहाँ पे माल भेजा है, आपने वेटमैन ब्रिज पर माल भेजा है वेट करवाने के लिए, आपने कोई एग्जीबिशन फेयर में माल भेजा है, आपने अपनी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच को विद इन स्टेट माल भेजा है, तो आप बिल थोड़ी बनाओगे, वो सप्लाई नहीं है। तो उस केस में कौन सा डॉक्यूमेंट बनता है? डिलीवरी चालान। आपको इनवॉइस नहीं बनाना है इसके अगेंस्ट में। बिल ऑफ सप्लाई के अगेंस्ट में भी इनवॉइस नहीं बनाना है। व्हाट इज बिल ऑफ सप्लाई? अगर आप अनरजिस्टर्ड व्यापारी हो, आप कोई सेल करते हो तो आप क्या बनाते हो? बिल ऑफ सप्लाई। अगर आप कोई कंपोजिशन व्यापारी हो, आप कोई सेल करते हो तो आप क्या बनाते हो? बिल ऑफ सप्लाई। अगर आप एक रेगुलर टैक्स पेयर भी हो और आपने अगर कोई एग्जेम्प्टेड सप्लाई की है, तब भी आप क्या बनाते हो? बिल ऑफ सप्लाई। तो आपको इनवॉइस इन पे नहीं बनाना है। कोई भी फाइनेंशियल डेबिट क्रेडिट नोट पर भी आपको इनवॉइस नहीं बनाना है। फाइनेंशियल या कमर्शियल डेबिट क्रेडिट नोट क्या होते हैं? जैसे आपने कोई लोन वोन लिया, उसकी कोई किस्त बाउंस हो गई, तो आपको रिवर्स एंट्री पास करनी है अपनी बुक्स में, है ना। तो जो पैसे का लेन देन होता है और उसके अगेंस्ट में आप एडजस्टमेंट करते हो, तो वो डेबिट क्रेडिट नोट में करते हो, आपको इनवॉइस उनके अगेंस्ट में भी नहीं बनाना है। बिल ऑफ एंट्री के अगेंस्ट में भी आपको इनवॉइस नहीं बनाना। आपको इंपोर्टर एक्सपोर्टर हो, आपने कस्टम डिपार्टमेंट को बिल ऑफ एंट्री सबमिट करनी है, तो वो डॉक्यूमेंट जो होता है चेन ऑफ बिल ऑफ एंट्री वाला सारा चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपको उनके अगेंस्ट में भी नहीं बनाना है इनवॉइस। और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप हैं, सोचिए आप एक हेड ऑफिस हैं और आपने अपनी इनपुट अपनी किसी एक ब्रांच को या अपनी किसी दूसरी ब्रांच को डिस्ट्रीब्यूट की है,
तो आप जो इनपुट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उसके अगेंस्ट में जो बिल बनाते हो उसी को आईएसडी कहते हैं। तो आपको इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर यानी आईएसडी इनवॉइसेस के अगेंस्ट में भी इनवॉइस नहीं बनाना होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स जिनके अगेंस्ट में इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस बनाने की आवश्यकता कतई नहीं है। कौन कौन से ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में आपको इनवॉइस नहीं बनाना है? तो B2C में नहीं बनाना है। B2C मतलब क्या होता है? अनरजिस्टर्ड पर्सन को की गई सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, चाहे वो B2B में की गई हो। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन को भी आपने नील रेटेड, नॉन टैक्सेबल या एग्जेम्प्टेड गुड्स बेचा है तब भी नहीं बनाना है। अगर गवर्नमेंट को भी आपने नील रेटेड, नॉन टैक्सेबल या एग्जेम्प्टेड गुड्स बेचा है तब भी नहीं बनाना है। इंपोर्ट के केस में नहीं बनाना आपको, क्योंकि इंपोर्ट के केस में बिल आप बनाते नहीं हो, सामने वाली पार्टी बनाती। हाई सी सेल्स, ये क्या होती है हाई सी सेल? कई सारे व्यापारी समुद्र के अंदर इंडियन टेरिटरी से बाहर निकलकर कोई माल अगर उनका वो सेल कर रहे हैं तो वो हाई सी सेल कहलाती है, इनवॉइस नहीं बनाना है। ब्रांडेड वेयर हाउसेस सेल, बॉन्डेड वेयर हाउसेस सेल। बॉन्डेड वेयर हाउसेस मतलब गवर्नमेंट द्वारा परमिशन ली हुई वेयर हाउसेस है और वहां से आपने कोई गुड्स की सेल की, आपको नहीं बनाना है। फ्री ट्रेड जोन की सेल, अगर आपने कोई FTZ में सेल की है या FTWZ में सेल की है, फ्री ट्रेड एंड वेयर हाउसिंग सेल, तब भी आपको इनवॉइस नहीं बनाना है। और अगर आपने कोई रिवर्स चार्ज में कोई सप्लाई की अंडर सेक्शन 94, व्हाट इज 94? अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करता है तो वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का सेक्शन 94 है। अभी वर्तमान में इसे डेफर्ड कर रखा है, इसलिए आपको इनवॉइस भी नहीं बनाना है क्योंकि अभी एप्लीकेबल भी नहीं है। अच्छा, वो बंदा अनरजिस्टर्ड है, वो कैसे बनाएगा इनवॉइस बताओ? तो उस केस में भी आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ई इनवॉइस सिस्टम लागू होने से पहले क्या सिस्टम था और लागू होने के बाद क्या सिस्टम था, इसको भी समझते हैं। देखिए, भारत में 2020 में अक्टूबर में ई इनवॉइस लागू हुआ, राइट? तो अक्टूबर 2020 से पहले क्या होता था? उससे पहले क्या होता था? जो बिजनेसेस हैं, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड बिजनेसेस हैं, उनके पास वेरियस सॉफ्टवेयर होते थे। सॉफ्टवेयर से वो इनवॉइसेस को सॉफ्टवेयर में मैन्युअली क्या करते थे? जैसे सॉफ्टवेयर में इनवॉइस बनाया और फिर मैन्युअली GSTR 1 में वो अपलोड करते थे, या फिर वो जेसन फाइल का इस्तेमाल करके GSTR 1 में डालते थे। उसी तरह से वो GSTR 1 में भी मैन्युअली या जेसन फाइल का इस्तेमाल करके डालते थे। जैसे ही GSTR 1 में एंट्री डालते थे तब जाके रेसिपिएंट को GSTR 2B में वो एंट्री रिफ्लेक्ट करती थी, जिसके बिहाफ पे रेसिपिएंट इनपुट लेता था। वहीं पर अगर अपन बात करें कि ई-वे बिल कैसे बनाते थे, ई-वे बिल भी ऐसे ही बनाते थे। अगर कोई कंसाइनर या ट्रांसपोर्टर ई-वे बिल बनाता था तो वो ई-वे बिल को भी मैन्युअली जनरेट करता था ई-वे बिल पोर्टल पे जाके, या फिर अपने सॉफ्टवेयर में या एक्सेल में जेसन फाइल तैयार करता था और उसे जाके अपलोड करके बल्क में ई-वे बिल बनाता था। तो ये काम अगर आज भी होता है, 5 करोड़ से कम टर्नओवर है तो यूं ही करना पड़ेगा ना। 5 करोड़ से आपका टर्नओवर सोचो क्या है, कम है, तो आपको टैली में पहले एंट्री चढ़ानी या सॉफ्टवेयर में पहले एंट्री चढ़ानी, उन एंट्रियों से आपको जेसन बनानी और जेसन को ले जाके अपलोड करनी है, चाहे वो GSTR 1 हो चाहे वो ई-वे बिल पोर्टल हो। लेकिन अगर आपके ऊपर ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी होती है, सोचिए, तो अब क्या करना पड़ता है? अब आपको कुछ भी नहीं करना। आपको देखिए, बिल तो चढ़ाना ही पड़ेगा अपने सॉफ्टवेयर में, लेकिन आपके सॉफ्टवेयर को आप API करवा दो। GST सुविधा प्रोवाइडर की ऐप है आपके पास, तो आप अपने सॉफ्टवेयर को ई इनवॉइस पोर्टल के साथ क्या कराओ? API। व्हाट इज API? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। मतलब आपका जो एप्लीकेशन है उसको GST पोर्टल से इंटरफेस कराना, जोड़ना इनवॉइस पोर्टल से, उसे कहते हैं API। सर कैसे करते हैं API? बहुत आसान है। इनवॉइस पोर्टल पे लॉगिन करो रजिस्टर्ड होकर, उसमें जाके रजिस्ट्रेशन में जाओ, उसमें GSP लिखा हुआ होगा, GSP पे जाओ, अपने सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम सेलेक्ट करो, आप अपना ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर डालो, OTP आएगा, OTP वापस सबमिट करो, यूजर नेम और पासवर्ड सेट करो और सबमिट कर दो, API हो गया और यूजर नेम और पासवर्ड आपके आगे। अब इसके बाद आप जब टैली में जाओगे और आपने कोई सेल बिल बनाया, और सेल बिल बनाने के बाद जैसे ही आप उसको सेव करते हो तो वो आपसे एक मैसेज देता है कि इनवॉइस जनरेट करना है क्या। आप कंटिन्यू करते हो तो वो आपसे आपका यूजर नेम और पासवर्ड मांगता है इनवॉइस पोर्टल का। आपने यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया तो ये क्रेडेंशियल 6 घंटे तक क्या रहते हैं? एक्टिव रहते हैं, दोबारा नहीं डालना पड़ेगा। अगले 6 घंटे में जितने भी बिल पर आपको इनवॉइस बनाने बना सकते हो बिना डाले। और ये जैसे ही डाला आपका वो बिल एक्सपोर्ट होगा वहां से इनवॉइस पोर्टल पे, और एक्सपोर्ट होते ही एक सक्सेसफुल मैसेज आ जाएगा चंद सेकंड के अंदर तक कि इनवॉइस बन गया। अब अगर आप उस बिल की प्रिंट निकालोगे तो उस पे आपको QR कोड भी आएगा, उस पे IRN नंबर भी प्रिंट आएगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर भी प्रिंट आएगा, और अगर ई-वे बिल बनाए तो ई-वे बिल नंबर भी प्रिंट आएगा। मतलब ये हो गया है कि बिल तो हमें टैली या कोई सॉफ्टवेयर में बनाना ही है,
लेकिन उस बिल से हम डायरेक्ट ई इनवॉइस पोर्टल पर फाइल भेजेंगे तो वहां से ई इनवॉइस भी बन जाएगा, ई वे बिल भी बन जाएगा और ऑटोमेटिक जीएसटीआर 1 में भी वो एंट्री रिफ्लेक्ट करेगी। यानी आपको अलग अलग जगह जाके डेटा को रिकॉर्ड नहीं करना है, अलग अलग पोर्टल में लॉगिन करके या तो उसको रिकॉर्ड करना है या जेसन को अपलोड करना है, ये काम नहीं करना है, डायरेक्टली आपके सॉफ्टवेयर से ये काम हो जाएगा। तो आफ्टर ई इनवॉइसिंग की मैं बात करूं तो ऐसा नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड स्टेज हो गई है, ये बहुत इजी स्टेप हो गई है कि आप इजीली हम अपने सॉफ्टवेयर से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस बना सकते हैं, ई वे बिल बना सकते हैं और हम अपने सॉफ्टवेयर से ही जीएसटीआर 1 में डायरेक्ट एंट्री ट्रांसफर कर रहे हैं। एक तरह से इनवॉइस पे गया डेटा तो जीएसटीआर 1 में वो B2B जो व्यापारी 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले हैं और जो व्यापारी B2B सप्लाई करते हैं उनको जीएसटीआर 1 में B2B टेबल में बिल डालने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि वो सारे बिल कहां से आ जाते हैं, ऑटोमेटिक ई इनवॉइस पोर्टल से आ जाते हैं। आपको नहीं डालना कोई भी हाथ से बिल B2B में, याद रखिएगा। सो ये एक थोड़ा सा ब्रीफिंग है अबाउट ई इनवॉइसिंग। अगली क्लास में हम जीपीपी टूल को देखेंगे और उसके बाद एक क्लास में हम एपीआई यानी जीएसपी से यानी टैली से कैसे ई वे बिल जनरेट करते हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट क्लासेस हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।